गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में हम लोग क्या टॉपिक है? संगम युग, या जिसको संगम काल कहा गया है। संगम युग, इसका काल निर्धारण आपको याद रखना है 100 से 250, 100 से 250 इसका काल निर्धारण है। अब संगम युग जहाँ अगर सामने आ रहा है तो आपको तुरंत दक्षिण भारत की याद आनी चाहिए कि दक्षिण भारत में संगम का मतलब आपको लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि मिलन है। संगम का मतलब होता है मिलन। तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, इन्हीं दो राज्यों के बीच इसकी पूरी कहानी रहेगी। तो देखिए, यह जो संगम युग में हमको 3 राजवंश पढ़ने हैं। केरल में एक राजवंश रहेगा जिसका नाम है चेर। यह जो तमिलनाडु है इसको मध्य भाग से बांट दीजिए। मध्य तमिलनाडु और उत्तर तमिलनाडु के बीच जो रहेंगे इनका नाम चोल नाम से रहेगा, चोल। और जो दक्षिण तमिलनाडु में रहेंगे यह पांडे कहलाएंगे, पांडे। तो हमको लग रहा है चेर, चोल, पांडे। आपको उनका क्षेत्र समझ में आ गया होगा। संगम युग में 3 राजवंश को पढ़ना है, चेर, चोल, पांडे। यह दक्षिण भारत की कहानी है। इस दक्षिण भारत में इस तट पर केरल है तो केरल में चेर है। तमिलनाडु को बीच से काटिए, मध्य तमिलनाडु और उत्तर तमिलनाडु को लेके चलेंगे तो चोल, और दक्षिण तमिलनाडु जो है इसमें पांडे लोगों की क्षेत्र थे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो इन सबको हम लोग पॉइंट से परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा देखिए, संगम युग जो है, संगम का मतलब ही है, संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ है मिलन। इसका अर्थ होता है मिलन। अब यह मिलन 2 प्रकार का है। कवि एवं विद्वानों का मिलन है, कवि और विद्वानों का मिलन है। साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? कट तो नहीं रही है इधर? ठीक है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द, अर्थ है मिलन। यह मिलन कवि एवं विद्वानों का मिलन है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है। यह जो मिलन शब्द है इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मुचंगम। मुचंगम, इसको मुचंगम नाम से जाना जाता है। जो कवियों का मिलन है उसको मुचंगम नाम से जाना जाता है। तो हमको लग रहा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, उनका नाम आपको याद रखना है। उस व्यक्ति का नाम है मेहेंडालने। मेहेंडालने। यह जो संगम युग है इसकी तुलना फ्रांसीसी अकादमी से किए हैं। फ्रांसीसी अकादमी। क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम युग की तुलना किससे की गई है, तो फ्रांसीसी अकादमी से की गई है। यह तुलना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? प्रोफेसर मेहेंडालने इनका नाम है। तो संगम युग से महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे हम लोग ऊपर देख लिए हैं। इसका कार्यकाल याद रखना है 100 से 250। अर्थ है मिलन, कवि एवं विद्वानों का भी मिलन है। उत्तर और भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है। मिलन को क्या कहा जाता है? मुचंगम कहा जाता है। संगम युग की तुलना प्रोफेसर मेहेंडालने ने कहा है, क्या किया है? फ्रांसीसी अकादमी से किया है। अब जब संगम युग आ रहा है तो संगम युग से संबंधित हमको दक्षिण भारत में जाना। दक्षिण भारत में जब हम केरल के पास जाएंगे तो चेर, दक्षिण तमिलनाडु में पांडे, और मध्य तमिलनाडु तथा उत्तर तमिलनाडु के बीच जो है वो है चोल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम लोग चोल, पांड्य, चेर पढ़ेंगे तो इधर चोल के बारे में पढ़ ले रहे हैं। अब जब चोल इधर आ रहा है तो चोल वंश की राजधानी पूछा जाता है तो उरैयूर। चोल वंश की राजधानी है आपकी उरैयूर। बाद में इसको कर दिया गया था कावेरी पट्टनम।
कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम, इसका एक नाम पुहार भी है, पुहार। तो राजधानी याद रखना है, चोल की राजधानी है उरैयूर, कावेरीपट्टनम या पुहार। यह दोनों बाद में हुई थी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस वंश में इसका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ। इसका प्रतीक चिन्ह है बाघ। अगला पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, यह चोल जो है सुंदर रथ, सुंदर रथ के लिए मशहूर थे, यानी सुंदर रथ की ये पूजा करते थे। अगली पॉइंट इसमें आपकी रहेगी, यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, जमीन उपजाऊ, जमीन उपजाऊ है। जब यहाँ की जमीन उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है नहर भी ये लोग बनाए हैं, बांध भी बनाए हैं ये लोग, साथ ही कपास, कपास की खेती के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है। इसमें अगला पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देना है, यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो है जिसका नाम है कारिकल, कारिकल प्रसिद्ध शासक यह कारिकल है, जो चेर और पांड्य, चेर और पांड्य शासकों को मिलाकर 11 राजाओं को अकेले हरा दिया था। तो ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हो गया? कारिकल। इसी ने राजधानी उरैयूर से हटाकर कावेरीपट्टनम यानी पुहार किया था। इसमें अगला पॉइंट आपको ध्यान देना है, जो यह कावेरी, कावेरी डेल्टा है, यानी तमिलनाडु के ही भाग में कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी के डेल्टा को कहा गया है चोल मंडल, चोल मंडल कहा गया है। यह कावेरी नदी की डेल्टा की तुलना कहा गया है कि एक हाथी जितने ज़मीन पर लेटती है उतने में 7 आदमियों का भोजन हो सकता है। ध्यान से सुनिए, कावेरी डेल्टा को चोल मंडल के नाम से जाना जाता है। इस कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया है कि एक हाथी लेटने में जितना स्थान लेती है उतने स्थान में 7 आदमियों का भोजन हो सकता है। तो जो चोल वंश से महत्वपूर्ण पॉइंट थी इसको हम लोग बता दिए, समझा दिए आपको। अब अगली पॉइंट आप आ जाइए पांड्य से। हम लोग पांड्य को इधर पढ़ ले रहे हैं। तो पांड्य में अगर चोल की राजधानी उरैयूर और कावेरीपट्टनम है तो पांड्य की भी राजधानी आपको याद रखना है कोरकई या मदुरई। यहाँ हम राजधानी लिख दे रहे हैं, राजधानी कोरकई या मदुरई। अब यह मदुरई शब्द आ गया तो मदुरई में 2 चीज़ आपको याद रखना है। इसको त्योहारों का शहर कहा गया है, त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर मदुरई है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है इसमें, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर भी मदुरई में है। तो पांड्य की राजधानी कोरकई या मदुरई है। मदुरई को त्योहारों का शहर या मीनाक्षी मंदिर भी मदुरई में है। अच्छा, इनका प्रतीक बाघ है तो इनका प्रतीक मछली है, मछली, यानी पांड्य का प्रतीक मछली है। यह सुंदर रथ के लिए जाने जाते हैं, तो यह समुद्र की पूजा के लिए जाने जाते हैं, समुद्र की पूजा, समुद्र की पूजा ये करते थे, सुंदर रथ की पूजा यह करते थे। इसमें अगली पॉइंट आपको याद रखना है, यह मोतियों के लिए मशहूर था, मोतियों के लिए मशहूर था, यह मोतियों के लिए मशहूर है। जाहिर सी बात है अगर यह मोतियों के लिए मशहूर है तो यह लोग व्यापारी हैं, यह लोग व्यापार करते थे। व्यापार कहाँ से करते थे? रोम, यानी रोम से करते थे, रोम से इनका व्यापार होता था। तो मोतियों के लिए मशहूर हो गए। अगला पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देना है, इनका जो प्रसिद्ध शासक था उस शासक का नाम था नेडियून, नेडियून प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक जो था वह था नेडियून। यही समुद्र की पूजा प्रारंभ किया था, समुद्र की पूजा।
समुद्र की पूजा प्रारंभ करने वाला शासक था नेडियून, जो पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसमें और महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है, ये जो नेडियून है इसका अर्थ होता है लंबे कान वाला, लंबे कान वाला, लंबे कान वाला। इसके नीचे से कट नहीं रही है, ठीक है, लंबे कान वाला इसको कहा गया है। हाँ, यह जो पांड्य थे सबसे धनी पांड्य वंश था, यानी जो चोल, चेर, पांड्य हैं, इनमें सबसे अमीर, सबसे धनी पांड्य थे, क्योंकि जितने भी तमिल कवियों के 3 संगम हुए हैं उन तीनों संगम का खर्च यही पांड्य लोग उठाए हैं। तो उस संगम को अभी बता रहे हैं आपको। अब आप क्या देख रहे हैं, चोल, पांड्य, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बिंदु है हम इसको यहाँ बता रहे हैं। अब सबसे अमीर हैं तो जाहिर सी बात है जो कवि एवं विद्वानों का मिलन होगा, संगम होगा, तो 3 संगम हुआ है, उन तीनों संगमों का खर्च कौन उठाया है, पांड्य लोग उठाए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण पॉइंट पांड्य के लिए हो गया, यह चोल के लिए हो गया। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं चेर। इनकी राजधानी हम इधर देख ले रहे हैं, राजधानी, तो इनकी राजधानी हो जा रही है वाजी, राजधानी वाजी है और दूसरी राजधानी तोंडी है, यानी पहली राजधानी वाजी और दूसरी राजधानी तोंडी है। अगला प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, इनका प्रतीक जो है, प्रतीक धनुष है, इनका प्रतीक धनुष, इनका प्रतीक मछली और इनका प्रतीक बाघ हो गया। यह सुंदर रथ की पूजा करते थे, यह समुद्र की पूजा करते थे, यह पत्नी की पूजा, या इसको कहा जाता है कड़गी पूजा, कड़गी पूजा करते थे। इस वंश का प्रतापी शासक नेडियून है, वहाँ का प्रतापी शासक आपको बताया गया कारिकल है, यहाँ का प्रतापी शासक जो है सेनगुटवन है, सेनगुटवन है। यही जो है पत्नी पूजा, यानी पत्नी पूजा जो है मंदिर का नाम है, बनवाया है, तो यह मंदिर बनवाया है, प्रमुख शासक हो गया सेनगुटवन। अगला नंबर है यहाँ पर, यह चीन में राजदूत भेजे थे और साथ ही रोम के साथ भी इनका अच्छा संबंध था, किसका, चेर का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको केरल पुत्र, चेरापद, इन दोनों का अर्थ होता है पर्वतीय देश, यानी चेर के लिए क्या कहा गया है, केरल पुत्र कहा गया है, चेरापद कहा गया है, या पर्वतीय देश कहा गया है। यह जो सेनगुटवन है, सेनगुटवन से संबंधित इसको कुछ नाम दिया गया है जिसका नाम है लाल चेर, इसको लाल चेर भी कहा गया है, साथ ही साथ इसको अच्छा चेर भी कहा गया है, अच्छा चेर। लाल चेर या अच्छा चेर किसको कहा गया है, सेनगुटवन को कहा गया है। तो हमको लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग इधर देख ले रहे हैं। आगे गन्ना की खेती स्टार्ट करने वाले व्यक्तियों का नाम क्या है, चेर राजवंश है। ये गन्ना की खेती, हाँ, ये एक उपाधि धारण किए थे जिसको कहा जाता था समुद्र को पीछे ढकेलने वाला, समुद्र को पीछे ढकेलने वाला उपाधि किसको है, चेर को कहा गया है। समुद्र को पीछे ढकेलने की उपाधि धारण किए हैं। हाथी की आंख वाला भी कहा गया है, हाथी की आंख वाला इनको कहा गया है। साथ ही जो चेर है इसका बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, मुजरिस। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे हम लोग आपको इधर बताए हैं। संगम युग, कार्यकाल याद रखना है, 100 से 250, अर्थ है मिलन, संस्कृत भाषा का शब्द है, कवि विद्वानों का मिलन, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन है। इस मिलन शब्द को मुचंगम नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर मेहिन डाल ने जो हैं
ये इसकी तुलना फ्रांसीसी अकादमी से किए हैं। अब इसमें चेर केरल में, चोल मध्य तमिलनाडु उत्तर तमिलनाडु में, और पांडे जो दक्षिण तमिलनाडु में है। तो देखिए इनकी राजधानी उरैयूर, इनकी राजधानी जो है कोरकई या मदुरई, इनकी राजधानी वाजी और दूसरी राजधानी तोंडी है। इनका प्रतीक धनुष, इनका प्रतीक मछली, इनका प्रतीक बाघ। यह सुंदर रस के लिए मशहूर है, यह समुद्र की पूजा के लिए मशहूर है और मोतियों का मशहूर है। यह जो है पत्नी की पूजा या पत्नी की पूजा के मंदिर के नाम से मशहूर है। इनको यहाँ का प्रतापी शासक सेन गुटवन है, यहाँ का प्रतापी शासक नेडियून है, यहाँ का प्रतापी शासक कारिकल है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था इसको हम बता दें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। उसके बाद इसके बारे में हम लोग आगे बता रहे हैं। हाँ, संगम के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मतलब संगम काल की राज्य व्यवस्था कैसी थी। राज्य व्यवस्था तो पद जो था वंशानुगत था, वंशानुगत। संगम युग का जो पद था वंशानुगत होता था। राजा जो थे, राजा के पास 5 सहायता के लिए होते थे। राजा की सहायता के लिए 5 लोग होते थे। उन 5 का नाम हम इधर लिख दे रहे हैं। पहला व्यक्ति है मंत्री, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है आपका दूत, चौथा है आपका सेनापति और 5वां है आपका गुप्तचर या गुप्त कह लीजिए। मंत्री को देखिए नाम दिया गया है अमेचार, यानी मंत्री को अमेचार कहा जाता था। पुरोहित को कहा जाता था पुरोहितार, पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। दूत को दूतार कहा जाता था और सेनापति को सेनापतियार कहा जाता था, सेनापतियार कहा जाता था। और गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था, ओर्रार। तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। राजा के सहायता के लिए 5 लोग होते थे। मंत्री को अमेचार, पुरोहित को पुरोहितार, दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था। तो यह तो राज्य व्यवस्था थी, मतलब कि वंशानुगत व्यवस्था थी। राजा की सहायता के लिए 5 लोग होते थे। अगली पॉइंट है, इसमें महिलाओं की स्थिति देख लिया जाए। महिला क्या थी, महिला की स्थिति। तो देखिए महिलाओं की स्थिति में सम्मान था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। लेकिन विधवा जो महिला होती थी उनका बहुत ज़्यादा अपमान होता था। महिलाओं का सम्मान होता था, विधवा महिलाओं का बहुत ज़्यादा यहाँ अपमान हुआ था। 3 महिलाओं को नाम याद रखना है जो कवित्री हैं, परीक्षा में पूछा गया है। पहला नाम आपका है अवैयार, दूसरा नाम आपका है नचेलियार, और तीसरा नाम आपका है काकई पार। यह 3 कवयित्री हैं, यानी संगम युग की 3 कविता लिखने वाली कवित्री हैं। तो महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, लेकिन जो विधवा महिला थी उनका अपमान किया जाता था, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यह संगम युग की बात चल रही है, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति अगर आपको पता चल गई तो सती प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। हाँ, अब इस संगम युग की जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो यहाँ पर 3 स्रोत में हम देख ले रहे हैं। 3 स्रोत हैं। 3 स्रोत में कौन कौन है? एक है इंडिका पुस्तक, स्क्रीन ऊपर की दिखाई दे रही है।
हाँ, इसके 3 स्रोत, एक है इंडिका पुस्तक जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज। इंडिका के मेगास्थनीज, एक है अष्टाध्यायी के पाणिनि है, एक है बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यानी संगम युग की जानकारी हमको 3 ग्रंथ से मिलती है। एक है इंडिका, इसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मेगास्थनी, अष्टाध्यायी को लिखने वाले पाणिनि है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमको संगम युग की जानकारी मिलती है। इसके साथ इसका ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। अब यहाँ धर्म से संबंधित देख ले रहे हैं, धर्म से संबंधित। तो संगम युग के प्रमुख देवता का कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो मुरुगन, मुरुगन। संगम युग के प्रमुख देवता का नाम था मुरुगन। इनको 2 नाम और दिया गया था, एक नाम था स्कंद और एक अलग नाम था कार्तिकेय, कार्तिकेय। यानी संगम युग के प्रमुख देवता में कौन है, मुरुगन है। अब इनको स्कंद भी कहा गया, कार्तिकेय भी कहा गया। इसके अलावा अन्य देवता और भी हैं, उनका भी नाम आप यहाँ रखिए। मयोन, मयोन यह विष्णु को कहा गया है, मयोन विष्णु को कहा गया है। बंदन इंद्र को कहा गया है, बंदन इंद्र को कहा गया है। कृष्ण और कोरायु, कोरावई, कोरावई यह प्रमुख देवता हैं आपके संगम युग के, जिसे प्रमुख कौन है, मुरुगन है। इनका स्कंद कार्तिकेय भी कहा गया। इसके अलावा मयोन विष्णु कहा गया, बंदन इंद्र को कहा गया, कृष्ण है, कोरावई है। यह प्रमुख देवता हैं। अगर यह प्रमुख देवता आपको समझ में आ गया हो तो देखिए यहाँ का व्यवसाय हम लोग देख ले रहे हैं। व्यवसाय मतलब इन लोगों का क्या व्यवसाय था, किसका, संगम युग में जो चेर चोल पांड्य थे। तो देखिए व्यवसाय में कृषि के अंतर्गत ये प्रमुख चावल है। चावल जो थी आम फसल थी, चावल आम फसल थी। इसके साथ साथ ये लोग व्यापार भी करते थे, चावल के साथ साथ ये लोग व्यापार भी करते थे, चावल के साथ साथ इन लोगों का व्यापार भी होता था। ठीक, तो व्यवसाय हो गया। व्यवसाय के बाद 3 संगम हुए, हम 3 संगम देख ले रहे हैं। 3 संगम हुए हैं, तीनों संगम को हम लोग देख ले रहे हैं। जो पहला संगम है, पहला संगम का आयोजन हो रहा है मदुरै, मदुरै। पहला संगम का आयोजन मदुरै में है। इसका अध्यक्ष पूछा जाता है तो ऋषि अगस्त थे, अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे, ऋषि अगस्त थे। तो पहला वाला जो बौद्ध संगम हुआ था यह हुआ था मदुरै में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा संगम का नाम देख लीजिए, कपाटपुरम, कपाटपुरम, कपाटपुरम या इसका एक नाम और है अलवै, अलवै, अलवै में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था तोलकापियर, तोलकापियर, तोलकापियर। यह तोलकापियर ऋषि अगस्त के क्या थे, शिष्य थे। ये दूसरा संगम है। तीसरा संगम जो हो रहा है उत्तरी मदुरै में हो रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यह है उत्तर मदुरै। उत्तर मदुरै में तीसरा संगम हुआ है। इसकी अध्यक्षता किया गया है नक्कीरर द्वारा, नक्कीरर, नक्कीरर द्वारा। तो जो यह प्रथम बौद्ध संगम हुआ है ये 44,000 वर्ष तक चला था। यह 39,000 वर्ष तक चला था। बहुत दूर, बहुत लंबा लंबा इनका कार्यकाल था। इसमें जो पुस्तक लिखी गई है इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो दूसरा संगम हुआ है इसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है तोलकापियम, तोलकापियम।
तोल्काप्पियम किसके द्वारा लिखा गया है? तो तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। यह किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह व्याकरण की पुस्तक है। और तीसरे में भी अध्यक्षता की है नकीरत, इसमें भी पुस्तकों को लिखा गया है, लेकिन इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। यानी तीसरा संगम में कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, पहला में नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे संगम में एक साक्ष्य मिल रहा है। महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है तोल्काप्पियम। इसके रचयिता तोल्काप्पियर हैं। किस प्रकार की पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक है। हमको लग रहा है कि आज जो संगम युग वाली टॉपिक थी आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।